हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस वाला नाम बोल दिया, आई एम सॉरी, बट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बुक के किनारे में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है तो वो इम्पोर्टेंट ही रहता है, तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए रोक करके, स्टॉप करके, ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पीवाईक्यू में आया हुआ है इसीलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन से, कि जो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या चीज़, कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कि सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ह्यूमन का जो अर्ली नॉलेज है, लगभग कितना साल से चला रहा, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद में क्या चीज़ें वेरिएशन से रिलेटेड कुछ बातें बोली गई है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के बारे में बोला गया है, कि जो हमारे एंसेस्टर करते हैं उन सबको रिलेटेड बोला गया है। वैसे यहाँ पे तो कुछ खास वैसा क्वेश्चन बनता नहीं है, बट फिर भी आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जेनेटिक का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़, कि जो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मेन क्या है, नाम याद रखना है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है, कितना साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद में किस प्लांट पे उन्होंने किया है वो सब याद रखना है। टोटल कितना उन्होंने ब्रीड को सेलेक्ट किया था, ट्रू ब्रीडिंग टोटल नंबर कितना था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ब्रीडिंग थे, उसमें ब्रीडिंग में जो ट्रेड्स थे वो कौन कौन से ट्रेड्स लिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टोटल ट्रेड्स है जो कि मेंडल ने लिए थे। ठीक है, जैसे फ्लावर का शेप हो गया, साइज हो गया, ये सीड का शेप, सीड का साइज, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, ठीक है, प्लांट का हाइट। आगे बात समझ में चीज़, फ्लावर का पोजीशन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के है उसके बारे में इन्होंने बताया है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के आप अच्छे से एक बार देख लेना कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन में उन्होंने क्या रेशियो निकाला था, वो चीज़ यहाँ पे है। तो इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। और ये एक वर्ड याद रखना, इमैस्कुलेशन, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, इमैस्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है ना, या आप रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़े होंगे कि इमैस्कुलेशन में रिमूव किसको करते हैं, मेल पार्ट को रिमूव करते हैं कि फीमेल पार्ट को। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और खास नहीं, एलील और जीन के बारे में आपको टॉपिक अच्छे से देखना है। एलील किसको बोलते हैं, जीन किसको बोलते हैं, एलील और जीन डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो कौन सा हमें पेड़ मिलेगा, कितना परसेंटेज में, वही यहाँ पे दिया है। मोनोहाइब्रिड का पूरा बस थ्योरी दिया है आपको। इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना, होमोजाइगस किसको बोलते हैं, जीनोटाइप किसको बोलते हैं, फिनोटाइप किसको बोलते हैं, हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं, फिर रिसेसिव किसको बोलेंगे, डोमिनेंट किसको बोलेंगे, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने मिलता है, क्या है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस भी। देखो ये वर्ड याद रखना है आपको। पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स किसने दिया था, नाम याद रखना है। रेनॉल्ड कभी पूछ सकते हैं, ये अभी तक तो ऐसा देखने नहीं मिला है, बट ये चीज़ नाम याद रखना है आपको। ये रेशियो याद रखना है कि जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या मिलता है, और ख़ास करके जो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो है उसमें आपको अच्छे से सारा इसका जो रेशियो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे वही चीज़ है, टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी का बस एक तरह से इक्वेशंस दिया है, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है टेस्ट क्रॉस। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में डिफरेंस, तो आप इसे रोक करके वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कि टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, इसका डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में बेसिकली किसको किसको हम लोग यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, जिससे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, और बैक क्रॉस में क्या है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या चीज़, यहाँ पे वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्या चीज़, डायग्रामेटिक टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाता है वो चीज़ों को लेकर के। ठीक है, टेस्ट क्रॉस वाला यहाँ पे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद में जो हमको लॉ निकल के आता है, मेंडल का जो लॉ निकल के आते हैं वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मैक्सिमम एक्सेप्शन देखने मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसमें क्या चीज़, मिनिमम एक्सेप्शन देखने मिलता है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में ये चीज़। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या चीज़ है, फिर उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या चीज़ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको अच्छे से याद रखना है ये पेड़ का नाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है, देखो एक स्नैपड्रैगन, इनका इसका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल यहीं पे उसी का लिया गया है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या चीज़ है, मेन बेसिकली ये 3 पॉइंट याद है लास्ट का, ये वाला पैराग्राफ का। तो ये वाला आपको याद रखना है कि क्यों नहीं बन पाता है, क्यों नहीं डोमिनेंसी शो कर पाता है, क्योंकि हो सकता है कि जीन अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर जो इंजाइम्स है वो इंजाइम का ठीक से
फॉर्मेशन नहीं हो पाया, एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल रह गया। ठीक है, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे जो सीड को भी लेकर के बोला गया है यहाँ पे कि जैसे कि जो रिसेसिव है या जो डोमिनेंट बना है, ठीक है, यहाँ पे अनमोडिफाइड हो गया, मतलब फंक्शनल नहीं हो पाया। ठीक है, एक तरह से बोला जाए तो या डोमिनेंट जो एलील है वो अपने आप को पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पाया, वो अपना कैरेक्टर पूरी तरीके से शो नहीं कर पाया। ठीक है, फिर बात करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ये ब्लड ग्रुप वाला जो चार्ट है, ये ब्लड ग्रुप का चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया कि मदर का जैसे ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये ब्लड ग्रुप है, फिर मदर ने दूसरी शादी की तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है ये दे दिया, बच्चे का ब्लड ग्रुप दे दिया तो उससे बोलेगा जो उसका वाइफ है उसका दूसरा हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। ऐसे भी देते हैं क्वेश्चंस आपका मेंटेलिटी को चेक करने के लिए कि आप कितना उस पर क्वेश्चन पे जोर डालते हो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस पर जोर डालते हो। समझ रहे हो मेरे बात कहने का? हाँ, वो चीज़ है, समझ आए बात ये चीज़। तो ऐसे भी आज के डेट में क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट में ऐसा क्वेश्चंस देते हैं कि आप क्वेश्चंस पे कितना ध्यान देते हो और कितना उसको सॉल्व करते हो। समझ आ रहा बात ये चीज़? तो इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को अच्छे से याद रखना है कि जब जीन कौन सा एलील में कौन सा वाला ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। आई बात समझ में? चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे एक प्लियोट्रॉपी, यानी कि जो आपको कोडोमिनेंस में प्लियोट्रॉपी वाला कि सीड शेप, देखो मैं यहाँ पे सिंपल सरल में लिख दिया हूँ कि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, उस चीज़ को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊपर, अब देखो ये पूरा प्लियोट्रॉपी वाला है, आप इसे वीडियो को रोक करके आप अच्छे से देख सकते हो प्लियोट्रॉपी में मैं क्या बताना चाहता हूँ। एकदम सिंपल शॉर्ट में प्लियोट्रॉपी मतलब होता है कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को शो करता है, और कौन सा, जैसे कैपिटल पी क्या है, सीड का शेप और स्टार्च का शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ पे ये प्लियोट्रॉपी वाला बात है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में, यानी कि यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात है कि किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दो हम लोग ट्रेट लेते हैं, दो कैरेक्टर यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि सीड का शेप और सीड का कलर। ठीक है, आई बात समझ में चाहिए। और इसका भी आपको क्या चीज़ है, जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको अच्छे से याद रखना है, और इसमें भी जो टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का रेशियो आप याद कर लीजिएगा 1:1:1। ठीक है, या फिर इसको नोट डाउन कर लेना आप। ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, क्या चीज़ है, सॉरी यहाँ पे है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये पॉइंट मैंने ऊपर में लिखा है, इस चीज़ को याद रखना कि ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हमको देखने के लिए मिलता है। और बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? प्रतिबंध नहीं है, मतलब कि ये इसी के साथ जाएगा या उसी के साथ जाएगा। ठीक है, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किन्होंने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेन एंड बेवरी, और ईयर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो क्या इन्होंने प्रपोजल दिए या फिर इन्होंने क्या बात बताया। पहला चीज़, अच्छा सर्टेन एंड बेवरी में ही सबसे पहला बात ये बताया गया है कि मेंडल का जो लॉ था या मेंडल क्यों नहीं उतना फेमस हो पाए उसके बारे में है। यहाँ पे देखो मैंने 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 3 पॉइंट मैंने दिया है, इसे आप प्लीज़ अच्छे से देख लेना, मार्क कर लेना। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो सर्टेन एंड बेवरी के बाद में इन्होंने क्या है कि आगे इन्होंने ह्यूगो डिवरीज और कोहेरेंस ऑफ वॉन। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में पढ़ाई किया था, इन्होंने थ्योरी जो दिया था यही इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्या चीज़ की, क्रोमोसोम किस तरीके से सेग्रीगेट करता है या फिर मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे इसमें सेग्रीगेट करता है, उनका कैरेक्टर्स को लेकर के बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ है, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट, ये वाला याद कर लेना आप, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया क्या जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ पूरी तरीके से, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहोगे बहुत डिटेल बताया गया होगा, आप पढ़े होगे, पहले भी पढ़े होगे। ये बस एक तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पूछ सकता है, एक बार मैं क्विक आपको रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आते हैं क्या चीज़, यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले थे मॉर्गन। ठीक है, सर्टेन एंड बेवरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल ऑफ लिंकेज फिर जो आपको देखने मिलेगा थ्योरी ऑफ लिंकेज, वो किन्होंने दिया था, मॉर्गन। ठीक है, कौन दिए थे, मॉर्गन दिए थे। आई बात समझ में यहाँ पे? और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किस पे, यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन जो है वो एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी वाला, वो किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। ठीक है, और उसी से एक लिंकेज वर्ड आया कि जो कोई भी जो जीन होता है वो कभी कभी क्रोमोसोम पे पूरा सटा होता है, लिंक होता है, लिंक होने के बाद में वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता। जैसे कि
बेसिकली अगर देखा जाए मेल में बेसिकली जो हेयर पैटर्न है वो हेयर पैटर्न लिंक होता है वाई क्रोमोसोम पे, तो ये ज़्यादातर होता है। तो जिस वजह से जो मेल होता है उसमें जो मेल अगर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो लड़का है तो उसमें जो बाल का पैटर्न है वो किससे आएगा, बाल का पैटर्न आएगा फादर की तरफ से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे वही, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जो दूसरे से मतलब दूर दूर है क्रोमोसोम, जिससे कि यहाँ पे क्या चीज़ है कि नया रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया है, जब वो एक्सपेरिमेंट किए थे थॉमस मॉर्गनहैम, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे उन्होंने, एक्सपेरिमेंट में देखा कि 2 अलग अलग टाइप का वैरायटी लिए तो कितना परसेंट पेरेंटल आया, कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट आया। तो देखा गया क्या चीज़ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एकदम पास पास होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे एकदम सामने होते हैं। तो जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, ठीक है, जो पेरेंटल वाला है वो क्या रहेगा, एकदम ज़्यादा कैरेक्टर दिखेगा, और दूर दूर जो रहेगा उसमें रिकॉम्बिनेंट जो कैरेक्टर ज़्यादा। कोई ऐसा कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पे लिया होगा कि जो कि क्या चीज़ है कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो देखा गया रिकॉम्बिनेंट 37% है, पेरेंटल 62%। यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर लिया होगा जो कि एकदम पेरेंट के जैसा ही मिलता हो, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसमें पेरेंट का कैरेक्टर ज़्यादा दिखा, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं दिखा। बेसिकली हम लोग में क्या चीज़ है कि जो हम लोग में कैरेक्टर्स देखने मिलता है वो पेरेंट के जैसा क्या चीज़ है देखने मिलता है, लेकिन बहुत हद तक नया नया कैरेक्टर पैदा होता है। इसलिए तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ हो गया, वेरिएशंस देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं, वेरिएशंस। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको एक्स बॉडी में याद रख, एक्स बॉडी किसको बोले, एक्स बॉडी कौन डेवलप किए, कौन खोजे थे, हैंकिंग, याद रखिएगा ये नाम। और सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको इंसेक्ट का क्या सेक्स क्रोमोसोम होता है, फिर बर्ड का क्या होता है, फिर ह्यूमन का क्या होता है, इसका याद रखना। फिर एक हनी बी का भी है, हनी बी का भी आपको सेक्स क्रोमोसोम क्या चीज़ है याद रखना होगा। ऑटोजोम किसको बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। फिर इंसेक्ट्स में जो क्रोमोसोम हमको देखने के लिए मिलता है ग्रास हॉपर में, वो भी चीज़ आपको सेक्स डिटर्मिनेशन अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कि ये मेल का जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स के बारे में बताया गया कि जो हेट्रोगैमेटिक किस में देखने मिलता है, होमोगैमेटिक किस में देखने मिलता है, वो चीज़ याद रखना है, ठीक है, ये चीज़। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है ह्यूमन में, ये तो बहुत बार आप पढ़ चुका, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ यहाँ पे, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि म्यूटेशन के बारे में जाहिर सी बात है सिंपल, सबसे पहले क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि कैंसर कैसे होता है, क्रोमोसोमल्स के बारे में, और आप जो जानते होंगे वो पढ़िएगा। अगला वाला जो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें भी क्रोमोसोम्स के बारे में दिया है। कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि साइलेंट म्यूटेशन किसको बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन किसको बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन किसको बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हैं, प्लीज़ आप इसको ध्यान से रोक करके पढ़ लेना, ठीक है। फिर पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस जो कि बीमारी, खानदानी कोई बीमारी है उसके बारे में पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको डॉक्टर लोग चेक करते हैं, पूछते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट है, ठीक है। पेडिग्री यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे जो कि बेसिकली क्या चीज़ है, 2 तरीके से बांटा है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सा बीमारी आता है वो आपको याद रखना है, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, ये सब चीज़। और खास करके यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑटोजोमल लिंक है या फिर कौन सेक्स लिंक है, कौन ऑटोजोमल रिसेसिव है, कौन ऑटोजोमल डोमिनेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप प्लीज़ इसे पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज़। और ये यहाँ पे चार्ट जो है ये याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि वही यहाँ पे हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड होता है कि नहीं होता है, सेक्स लिंक्ड है तो रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है। और इसमें जो खास करके चार्ट है इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना कि इसमें किसके जगह पे क्या बनता है म्यूटेशन होने के बाद, ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, फिनाइलकीटोनुरिया में क्या चेंजेज आता है, ये भी यहाँ पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको 3 बीमारी के बारे में पढ़ना होता है, कौन सा, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, एक एन्यूप्लॉइडी क्या होता है और एक पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी किस में देखने मिलता है वो चीज़ ध्यान दे देना आप, ठीक है। पहले यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे ट्राइजोमी होता है, कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो ध्यान दीजिएगा। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में यहाँ पे कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या चेंज आता है वो चीज़ ध्यान देना है। टर्नर सिंड्रोम में आपको क्या ध्यान देना है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 47 क्रोमोसोम में क्या मतलब 47 क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है डबल एक्स और वाई यहाँ पे बन जाता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि 45 ही क्रोमोसोम बनता है, यानी कि एक एक्स कम बनता है और ये फीमेल में देखने मिलता है। ये क्या है, ये एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर दिखता है, गायनोमैस्टिया जिसको बोलते हैं जो कैरेक्टर्स को। और डाउन सिंड्रोम में क्या है, आपको 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम हो जाता है, कितना, 3। आए बात समझ में। इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे लैंग डॉन डाउन, जो कि 1866 में जिन्होंने खोजा था उन्हीं के नाम पे ये पड़ा। और ये फिगर भी आपको याद रखना है कि इसमें क्या कैरेक्टर्स बता रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो पूछ सकता है। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ तक में, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के बताएंगे, ठीक है। टेक केयर, गुड लक।